हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपके सामने खनिज संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि खनिज संसाधन क्यों इंपॉर्टेंट है और ऊर्जा संसाधन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों का एक साथ होता है तो इससे क्या होने वाला है, किसी भी औद्योगिक विकास के लिए या किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा संसाधन जितना इंपॉर्टेंट है, कहीं उससे ज़्यादा खनिज संसाधन है। जब तक दोनों नहीं मर्ज होंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास नहीं कर सकते। ऐसे में किसी भी देश के लिए ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैं भारत की बात करना चाहूँगा, तो अगर भारत में देखेंगे तो भारत की भौगोलिक विविधता अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे खनिजों की उपलब्धता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, आपको कहीं पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे बॉक्साइट ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे जिप्सम ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे संगमरमर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे कोयला ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे डोलोमाइट ज़्यादा मिलेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग खनिज पदार्थ की उपलब्धता है। तो मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में शानदार तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात शुरुआत में आज कह दूं, जिनको भारत की पूरी मैप नहीं आती होगी, मेरे भाई प्लीज़ रिवीजन कर लें, अगर मेरे साथ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। वैसे मैं आपको पहले ही दिन बताया था कि मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। ऐसा ये सारी चैप्टर है कि कोई भी प्री का एग्जाम हो या मेन्स का एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आएंगे। और अगर आप रटने का कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाएगा, वो चीज़ें स्किप करेगा। इसी वजह से लोकेशन के साथ आप दिमाग में रखें, क्योंकि बाद में क्या होगा, बंदरगाह कहाँ है, किस बंदरगाह से क्या सप्लाई हो रहा है, किस बंदरगाह से क्या इंपोर्ट हो रहा है। अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते होंगे, भारत में खनिजों की उपलब्धता को समझते होंगे, भारत में ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता को समझते होंगे, आप आराम से समझ पाएंगे कि कहाँ से हम निर्यात करेंगे और कहाँ से आयात करेंगे, किस चीज़ का निर्यात करेंगे, किस चीज़ का आयात करेंगे। आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप मैप को एकदम दिलों में बसा लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मतलब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। पहली बात मैं आपको बताऊं कि भारत की भौगोलिक विस्तार और विविधता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, साथ साथ यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा विविधता है। भौगोलिक स्तर पे भी विविधता है। मैं बेसिकली भौगोलिक स्तर की बात करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो। तो भौगोलिक विविधता अत्यधिक होने के कारण माना जाता है कि जितना ज़्यादा विविधता अत्यधिक होगा, उतना ही ज़्यादा खनिज पदार्थ की और ऊर्जा संसाधन की विविधता होगा या उपलब्धता अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधन की आवश्यकता एवं ऊर्जा संसाधन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर खनिज संसाधन है और ऊर्जा संसाधन नहीं है तो आप औद्योगिक विकास नहीं कर सकते, और अगर आपके पास ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन नहीं है, तो भी आप औद्योगिक विकास नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? तो औद्योगिक विकास होने के लिए खनिज संसाधन के साथ साथ ऊर्जा संसाधन का होना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि किसी आयरन ओर को मेल्ट करना चाहते हो, तो मेल्ट करने के लिए ऊर्जा चाहिए और आयरन ओर चाहिए। ओर का मतलब ही हो गया खनिज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी, खनिज की भी और ऊर्जा संसाधन की भी। नेक्स्ट देखिए, खनिज संसाधन के प्रकार दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है फिलहाल। एक का नाम लिखा हुआ होगा यहाँ धात्विक खनिज, ठीक। दूसरे को बोलेंगे अधात्विक खनिज, अर्थात नॉन मेटल मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। तो मेटालिक मिनरल्स को बेसिकली यहाँ दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलेंगे लौह खनिज, बोले तो आयरन मिनरल्स, दूसरे को बोलेंगे नॉन आयरन, मतलब जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होगा। तो लौह खनिज का मतलब जिसमें आयरन का कुछ ना कुछ अंश मिलेगा, जैसे Fe का मतलब क्या होता है, आयरन होता है, Mn मैग्नीज होता है और Cr क्रोमियम होता है। लिखना पड़ेगा क्या, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्रोमियम, इसको बोलेंगे मैंगनीज और इसको बोलेंगे आयरन, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, अलौह खनिज में क्या क्या मिलेगा, मतलब लोहे का जिसमें मात्रा ना हो, लोहे का बिल्कुल अंश ना हो, उसी को बोलेंगे अलौह खनिज। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको कॉपर, सोना Au, चांदी Ag और एल्युमिनियम Al, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम, ठीक। अगली बात आप समझिए, अधात्विक खनिज का डिवीजन दो टाइप से। एक को बोलते हैं ईंधन खनिज, अर्थात जिससे ईंधन फ्यूल मिल सकता है आपको, जैसे देखिए कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन तीनों चीज़ों से आप फ्यूल बना सकते हैं, है ना। एक्चुअली फ्यूल ही है, बनाना क्या है। अगली बात इसमें देखिए, अन्य अधात्विक खनिज। तो अन्य अधात्विक खनिज में मैं किसे लिया हूँ, माइका को लिया हूँ, ठीक है। दूसरी बात, चूना पत्थर को लिया हूँ और अगली ग्रेफाइट को लिया हूँ। तो ये सारे क्या हैं,
इन सब से आप ईंधन नहीं बना सकते, इसी वजह से इसको अलग कैटेगरी में बांट दिया। और जो ईंधन खनिज होते हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होता है। काफ़ी लंबे समय तक देखेंगे कि अगर कोई प्राणी या चीज़ जीव दब गए हैं तो उसके बहुत सालों बाद खनिज का निर्माण होता है। इसीलिए बोला जाता है कि खनिज बनने में बहुत टाइम लगता है और इस तरह से खनिज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आसानी से नहीं बनता है। ठीक है, दूसरी बात ये समाप्त होने वाला चीज़ है। ठीक, अगली चीज़ देखिए खनिजों की कुछ विशेषताएं। उसके पहले एक और बात आपको जानकारी में रखना चाहिए कि खनिजों की गुणवत्ता, समझ पा रहे हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू खनिजों की मात्रा। इसका मतलब जो खनिज जितनी सरलता से मिल जाएगी उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। जो खनिज जितना ज़्यादा दुर्लभ है उतना अच्छा माना जाता है, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ देखिए खनिजों की कुछ विशेषताएं में अगर मैं बताऊं तो वितरण क्या है इसका, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, असमान है, अलग अलग जगहों में मिलेगा। दूसरी बात इसकी गुणवत्ता की बात करेंगे तो बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो ध्यान रहे क्वांटिटी अलग हो जाएगी, क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी कम होगी और क्वालिटी अगर अच्छा है तो उसकी क्वांटिटी कम होगी। आप समझ पा रहे होंगे। समय के साथ साथ समाप्त होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। और खनिज निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसी वजह से इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए और इसकी सुरक्षा करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस का कभी भी दोहन हो तो बेबुनियाद ना हो, इसका दुरुपयोग ना हो, हमेशा इसका सदुपयोग हो, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगली बात देखिए खनिजों के अन्वेषण में संलग्न संस्थाएं, मतलब कौन कौन सी संस्थान है जो आपके यहाँ खनिजों को रिसाइकल करती है या फिर उसका प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो देखिए ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। उसके बाद NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। कई बार आपसे ये फुल फॉर्म पूछता है, बस इसी वजह से बता रहा हूँ। BGML मतलब भारत गोल्ड माइन लिमिटेड। नालको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ऐसे है। ठीक है, तो कम से कम 2-4 का जरूर आपके दिमाग में नाम होना चाहिए, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है तो आप ना फंसे इसीलिए। हालांकि देखेंगे कि ऑयल के क्षेत्र में अभी BPCL, HPCL ये सारे भी काम कर रहे हैं। BPCL बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात देखिए भारत में खनिजों का वितरण। तो अगर आप भारत के स्तर पे देखेंगे खनिजों का वितरण अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा, इंडिया के स्तर पे खनिजों की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खनिजों का उपलब्धता देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए धात्विक खनिज की बात कर रहा हूँ, मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहा हूँ। तो जो धात्विक खनिज होगा वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के क्रिस्टलीय क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो तीन ओर पानी से घिरा हो, और अगर ये अपना भारत है तो प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे किसको? ये पानी का एक और इधर बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा हिंद महासागर, मतलब ये क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है। आप समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं ना? तो अगर ये प्रायद्वीपीय भारत, तो इधर की बात हो रही है, यहाँ पे जनरली धात्विक खनिज मिलेगा। अगली बात देखिए अधात्विक खनिज जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, इन घाटियों में कोयला बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर दामोदर नदी घाटी की मैं बात करूं तो आपको पता होगा रानीगंज वेस्ट बंगाल में और झरिया धनबाद में, दोनों दामोदर नदी क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद सोन नदी के क्षेत्र में। अगली बात देखिए महानदी। तो महानदी के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे कोरबा, रायगढ़, ये सारे कोयला का भयंकर वाला भंडार है। ठीक है, उसके बाद देखिए गोदावरी, कुछ इन क्षेत्रों में भी मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, इसको डिटेल से बताऊंगा, तो अभी हड़बड़ाना नहीं है, बस ये अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। पेट्रोलियम में देखिए, पेट्रोलियम में होगा असम, गुजरात और महाराष्ट्र। तो असम में आपको पता होगा डिगबोई, दूसरा डिब्रूगढ़ और कुछ नहरकटिया के क्षेत्र में। ठीक है, मुंबई में देखेंगे मुंबई हाई इसको बोलते हैं। ठीक, अगली बात आप देखिए भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां, बेसिकली 3 पट्टियों में डिवाइड किया गया है भारत के खनिज पट्टी को। तो पहला क्या है आपके सामने? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। तो उत्तर पूर्वी, सबसे पहले आप मैप में सोचिए, उत्तर और पूर्वी, मतलब ये बेल्ट की बात हो रही है, इस वाले की। तो इस वाले बेल्ट में अगर आप देखेंगे बेसिकली कौन कौन सा क्षेत्र आने वाला है, देखिए झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़।
समझ पा रहे हैं? तो इन क्षेत्रों में कौन से मिनरल्स मिलेंगे आपको? लौह अयस्क मिलेंगे, मैंगनीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, अब्रक मिलेगा और कोयला मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। एक हाल फिलहाल में जब बजट इंट्रोड्यूस हुआ था इस बार की, तो उसमें बोला गया था पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना किससे संबंधित है? बोला जा रहा है कि पूर्वोदय योजना के तहत भारत में स्टील हब तैयार किया जाएगा। आप बता दो स्टील हब कहाँ होगा? जहाँ पे कोयला मिल जाए और जहाँ पे आयरन ओर मिल जाए। यहाँ पे दोनों उपलब्धता नजर आ रहा होगा आपको कि लौह अयस्क भी है और कोयला का क्षेत्र भी है, साथ साथ मैंगनीज भी है, ये भी यूज इस्तेमाल होता है, और एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलेगा। जब देखेंगे कि बहुत सारा ऑक्सीजन का बबल्स रह जाता है तो एल्युमिनियम को एज ए डीऑक्सीडाइजर हम लोग उसमें ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो पोरोसिटी उसमें नहीं होती, होल नहीं बचता। ठीक है, तो दिमाग में रखेंगे पूर्वोदय योजना इसी क्षेत्र के लिए है। अगली बात देखिए, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। क्या बोल रहा हूँ? अगली बात देखिए, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। इसमें देखेंगे गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ध्यान दीजिए, दक्षिणी और पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र ये सारा बेल्ट आएगा कि नहीं? तो दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र में देखिए अब गोवा आ जाएगा, एक कर्नाटका आ जाएगा, केरला आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। देख लीजिए, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, है ना? तो यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है? लौह धातु मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा और चूना पत्थर मिलेगा। ये सारी चीज़ों की उपलब्धता इन क्षेत्रों में है। लेकिन गोवा में बेसिकली मिलेगा आपको लौह अयस्क, और केरला में देखेंगे मोनाजाइट मिलेगा और बॉक्साइट मिलेगा। मेरे दोस्त, अगर मेरे साथ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताया था मिनरल्स और ओर्स, उसमें मैं बताया था कि मोनाजाइट अयस्क होता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका होता है? कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोग रिप्लाई देते हैं, जरूर बताइएगा। वैसे अभी मैं इसका नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के। अगली बात देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी प्रदेश का मतलब क्या हुआ? लोकेशन देखिए, सबसे पहले बोल रहा है उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर इधर और पश्चिम इधर, मतलब ये वाला क्षेत्र आएगा मेरे दोस्त। तो इसमें क्षेत्र में क्या क्या आएगा? एक तो आपको गुजरात दिख गया, दूसरा राजस्थान दिख गया। बेसिकली यही दोनों है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, तांबा और जिंक। क्योंकि आप देखेंगे खेतड़ी में तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है, राजस्थान के क्षेत्र में जिंक भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपके दिमाग में रहे ये बात कि उत्तर पश्चिम प्रदेश में बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलेगा। अगली ये बात और बताऊं कि जो हिमालय की पट्टी है, क्योंकि ये क्षेत्र भी आएगा ना थोड़ा बहुत, तो हिमालय की जो पट्टी है इसमें कॉपर, लेड, पीबी को क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लेड, जिंक और कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। देखिए, अभी तो ये पार्ट 1 था इस लेक्चर का, मतलब इस चैप्टर का। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे कंसेप्ट हैं पढ़ने को, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो इसका मुश्किल से 3 पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो तीनों पार्ट आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर करें, क्योंकि ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइदर प्री हो और मेंस हो। ठीक है दोस्तों, को आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।